नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा आईएएस अकेडमी पर। प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम लोकपाल तथा लोकायुक्त को देखेंगे। यह टॉपिक हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी इस सीरीज में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को देख रहे हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। इनमें जब हम बात करते हैं लोकायुक्त की और लोकपाल की, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए परीक्षाओं के लिए। स्पेशली मेंस के लिए भी यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसकी व्यवस्थाओं को समझेंगे, कैसे यह काम करता है, इसको समझेंगे, इसका आधार क्या है, अर्थात कैसे यह बनाया गया, इसको भी समझेंगे और इनमें जो खास चीजें पूछी जाती हैं। क्या-क्या पूछा जाता है? एक तो आपका लोकपाल है क्या? पहला। दूसरा, इसके अंडर में कौन-कौन आता है? मतलब यह किन-किन पर लागू होता है या यह किन-किन पर कार्यवाही कर सकता है? इसके अलावा यह पूछा जाता है कि नियुक्ति कैसे होती है? अर्थात लोकपाल चुना कैसे जाता है? यही सब कुछ आपका पूछता है लोकायुक्त में भी। तो हमारे लिए परीक्षा के हिसाब से जितना ज़रूरी है, वह सब कुछ आज हम देख लेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएँगे। बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप हैं और आपको कोई समस्या है। समस्या मतलब कोई शिकायत है आपकी। वह शिकायत किसी से भी हो सकती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति से है या फिर किसी संस्था से है, या फिर इसको हम और आसान भाषा में समझे, आप हैं, आपका जो मोहल्ला है, वहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। तो अब आप जाएँगे शिकायत करने, किसके पास? संस्था के पास। संस्था कौन-सी? नगर निगम, या फिर आप मेयर के पास शिकायत करेंगे और यह आपकी समस्या को सुलझा देंगे। लेकिन अगर यह समस्या को नहीं सुलझाते हैं, फिर आप कहाँ जाएँगे? अगर नगर निगम आपकी समस्या को ना सुलझाएँ, तो आप कहीं न कहीं कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यह भी एक क्या है, चैलेंजिंग पार्ट। अगर कोर्ट भी ना सुलझाए तब कहाँ जाएँगे? क्या कोर्ट के खिलाफ कहीं जाया जा सकता है? इसी तरीके से यह मेयर है, हो सकता है मुख्यमंत्री है, हो सकता है आपकी जो समस्या है वह प्रधानमंत्री से है। तो अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह आप कहाँ दर्ज करेंगे? अब आप यह कहेंगे कि कोर्ट की व्यवस्था तो है, उससे भी इनको ट्रैक किया जा सकता है या उससे भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यह स्पेशल पदों पर है और इनके पास क्या है? प्रशासनिक शक्ति, और इस वजह से इस प्रशासनिक शक्ति का जो दुरुपयोग है, वह यह लोग ना कर पाएँ। इसके लिए क्या होना चाहिए? अलग से संस्था, और वह अलग से जो संस्था है, वह इनको कंट्रोल करे। अर्थात मूल व्यवस्था क्या है? मूल व्यवस्था यह है कि न्याय जो है, वह सबके लिए है और पक्षपात रहित है। यह न्याय का मूल सिद्धांत है। तो इसीलिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जो प्रशासनिक अधिकारियों को या उनसे संबंधित मामलों को देखे। जब यही संस्था होगी केंद्रीय स्तर पर, तो उसको कहेंगे लोकपाल। जब यही संस्था होगी राज्य के स्तर पर, तो इसको कहेंगे लोकायुक्त। और इनको क्या मिलेगी? स्पेशल पावर, जिसके तहत यह चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया? मूल सिद्धांत। इस तरह का जो विचार है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक पद के लोग हैं या फिर संस्थाएं हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, इस प्रणाली को क्या कहते हैं या फिर इस विचार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओम्बुड्समैन की व्यवस्था। मतलब जो शब्द इस्तेमाल किया गया, उसी को कहते हैं क्या? ओम्बुड्समैन की व्यवस्था। अब हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कैसे-कैसे यह शुरू हुआ। बेसिक हमने समझ लिया कि यह शुरू क्यों हुआ और इसका मुख्य काम क्या है। अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह की समस्या थी, जैसा अभी हमने पीछे देखा। लगभग उसी तरह की समस्याएँ पूरी दुनिया में थी। तो इस प्रशासनिक कुप्रशासन को या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए लगातार ऐसी माँगें उठ रही थी। 1809 में पहली बार स्वीडन में यह अवधारणा पेश हुई। यानी इस व्यवस्था को एक नाम दिया गया कि ऐसे एक संस्था बनाई जाए या ऐसी एक व्यवस्था स्टेब्लिश की जाए जो नागरिकों की शिकायतों की जांच करे, और किस पर या फिर किसकी जांच करे? वह जांच करे प्रशासनिक अधिकारियों की और प्रशासनिक संस्थाओं की। स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई कब? 1809 में। और आज के टाइम पर दुनिया में लगभग 100 से ज्यादा देश इस व्यवस्था को मानते हैं। अपने यहाँ उन्होंने संस्थाएं बनाई हैं और यह संस्थाएं प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कंट्रोल करती हैं। ज़्यादातर देशों में यह संस्थाएँ उनकी संसद बनाती है या फिर उनके राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। इसको स्पेशल पावर दी जाती हैं और इसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है, जिनको लागू करना क्या है? बाध्यकारी है। व्यवस्थाओं के तहत ऐसा एस्टेब्लिश किया जाता है कि जो आपका या लोकपाल है या फिर आपका जो ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है, इसको ऐसी शक्तियाँ दी जाएँ कि बाध्यकारी रूप से यह उनको लागू करवा पाए। मुख्य उद्देश्य हमने समझ लिया, नागरिकों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय मिले।
जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, उसको दूर किया जाए, प्रशासन में पारदर्शिता आए और जो न्यायालय का बोझ है, उसको कम किया जाए। यह बेसिक इसका आधार हो गया। 1809 में पहली बार स्वीडन में यह व्यवस्था शुरू की गई। धीरे-धीरे यह फैलने लगी। 1950 से लेकर 60 के दशक के बीच में यह स्कैंडिनेवियाई देशों में भी फैल गया। और यह देश कौन से हैं? मतलब स्कैंडिनेवियाई देश कौन-कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। फिनलैंड में शुरू हुआ 1919 में, डेनमार्क में शुरू हुआ 1955 में और नॉर्वे में शुरू हुआ 1962 में। अब यहाँ आपको एक शब्द मिला, इसको भी हम देख लेते हैं। यह क्या है? देखो, प्राचीन काल में जो आपका स्वीडन है, इसको लोग पूरी तरीके से नहीं जानते थे। स्वीडन का जो दक्षिणी हिस्सा था, उसी को लोग जानते थे कि यही क्या है? स्वीडन है। उत्तरी हिस्सा इसका बर्फ में जमा रहता था, तो लोगों को उतना पता नहीं था। दक्षिणी हिस्से में भी खूब बर्फबारी होती थी, यहाँ भी ठंडक थी, लेकिन ज़्यादातर लोग दक्षिणी हिस्से के बारे में ही जानते थे। इस दक्षिणी हिस्से को कहा जाता था स्कानिया। धीरे-धीरे ऐसी संस्कृति वाले क्षेत्र जहाँ पर खूब ज़्यादा बर्फ हो या स्वीडन जैसी व्यवस्था हो, यानी जैसा माहौल स्वीडन में था, वैसा ही माहौल अन्य क्षेत्रों में है, उसको इस क्षेत्र में शामिल किया जाने लगा। तो जो दक्षिणी हिस्सा है स्वीडन का, इसको कहा जाने लगा क्या? स्कानिया। यही हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ता रहा, यानी इनमें उन क्षेत्रों को शामिल करते रहे या उन क्षेत्रों को भी यही नाम देते रहें, इनका जो भौगोलिक स्तर है या जिनकी जो भौगोलिक स्थिति है, वह कैसी है? स्वीडन के दक्षिणी हिस्से के बराबर। इन्हीं देशों में बाद में शामिल क्या-क्या हो गया? स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। क्योंकि इनकी भाषा लगभग एक जैसी थी, इनकी जो संस्कृति है, वह लगभग एक जैसी थी, इसलिए इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाने लगा। तो 1962 में पहले इन्हीं देशों ने यह व्यवस्था अपनाई, जो एक भाषा, एक संस्कृति और एक भौगोलिक स्थिति में थे। 1962 में न्यूजीलैंड वह पहला देश था या फिर न्यूजीलैंड वह पहला गैर स्कैंडिनेवियाई देश था, जिसने इस व्यवस्था को अपनाया था। 1967 में ब्रिटेन ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। धीरे-धीरे यह व्यवस्था यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका यानी पूरे विश्व में फैलने लगी। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, इंटरनेशनल ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूट। यह 1978 में स्थापित हुई और 100 से ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं। अब हम देख लेते हैं भारत में क्या व्यवस्था है। हमको थोड़ा बैकग्राउंड समझना था, दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई है, क्योंकि यह पूछा भी जाता है, इसलिए हमको देखना ज़रूरी था। हालाँकि भारत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ऐसी व्यवस्थाएँ रही हैं, क्योंकि जब आप वैदिक काल देखेंगे, आप चाहे मौर्य काल देखेंगे, आप चाहे गुप्त काल देखेंगे, इन सब जगहों पर यह प्रयास किया जाता है कि जो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण किया जाए और व्यवस्थाएँ हम ऐसी भी देखते हैं कि राजा भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, राजा पर भी नियंत्रण की व्यवस्थाएँ या राजा को भी कंट्रोल करने की व्यवस्थाएँ बनाई गई थी। ओम्बुड्समैन की व्यवस्था को हमने इसलिए समझा क्योंकि यह आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत में कैसी डिमांड थी और यह संस्था भारत में कैसे विकसित हुई। भारत में भी आप देखेंगे जो भ्रष्टाचार है, वह काफ़ी चरम पर था। स्पेशली अंग्रेज़ों के बाद जो भ्रष्टाचार है, वह हो गया आपका संस्थागत। शब्द समझिएगा आप, अंग्रेज़ों के समय भारत में जो भ्रष्टाचार है, वह हो गया संस्थागत। ऐसा नहीं था कि पहले भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार यह शुरू हो गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत में भी यह माँग उठने लगी धीरे-धीरे कि ऐसी व्यवस्थाएँ भारत में भी बनाई जाएँ, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे। स्पष्ट रूप से इसकी पहली बार माँग उठी 1966 में। 1966 में क्या हुआ? एक आयोग बना, प्रशासनिक सुधार आयोग। अब यह आयोग क्यों बनाया जाता है? जैसा इसका नाम है, प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह से सुधार किया जा सकता है? इसके लिए क्या होता है, समय-समय पर बनता है प्रशासनिक सुधार आयोग। यह अपनी रिकमेंडेशन देता है। इसी तरीके से बना था प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई और इसीलिए इसको कई बार मोरारजी देसाई आयोग भी कहते हैं। इसी ने सबसे पहली बार स्पष्ट रूप से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की। इसने कहा यह संस्थाएँ बनाई जानी चाहिए। इसके रिकमेंडेशन के बाद जो सरकारें आईं, उन्होंने कई बार प्रयास किया। जैसे संसद में कई बार लोकपाल बिल पेश हुआ, लेकिन अंततः वह पास नहीं हो पाया। कब-कब पेश हुआ? 68 में, 1971 में, 77 में, 85 में, 89 में, 96 में, 98 में, 2001 में, 2005 में, 2008 में, 2011 में, यहाँ तक यह प्रयास होते रहे। यानी 1966 में जब पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संस्था के नाम के साथ रिकमेंडेशन दी, उसके बाद लगातार प्रयास होते रहे, लेकिन 2011 तक यह पास नहीं हो पाया। पास क्यों नहीं हो पाया? इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इस बात को लेकर ही सबसे ज़्यादा विवाद था। यह बात तो लोग मानते थे कि ऐसी कोई संस्था हो जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे।
लेकिन इसके पास शक्तियाँ कौन-कौन सी हो या इसके कंट्रोल में कौन-कौन आएगा। जैसे मुख्यमंत्री आएगा क्या? जो आपका राज्यपाल है, क्या वह आएगा? आपका जो राष्ट्रपति है, क्या वह आएगा? आपका जो प्रधानमंत्री है, क्या वह इसके कंट्रोल में आएगा? और अगर आएगा तो क्या पूरी तरीके से आएगा? यानी इनसे संबंधित जो भी मामले हैं, उन पर अपना यह डिसीजन ले सकता है। अब यहाँ समस्या है, समस्या क्या? प्रधानमंत्री को ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मुख्यमंत्री को ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो इसके कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता था, ऐसा लगता था। तो कितना नियंत्रण हो, इस बात पर भी क्या है, डिबेट था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसे आपको लग रहा होगा कि यह समस्या तो इतनी जटिल नहीं है, कि प्रधानमंत्री भी जो काम करे उसकी जाँच हो जाए, क्या गलत है इसमें? अब व्यवस्थाओं को जितना आसान समझ रहे हैं, उतना आसान दरअसल है नहीं। कैसे नहीं है? समझते हैं। भारत एक देश है और भारत के क्या हैं, विदेशी संबंध। इन विदेशी संबंधों में भारत के क्या है, मित्र देश भी हैं और भारत के क्या हैं, शत्रु देश भी। अब मान लेते हैं भारत, यह क्या करता है, जो आपका श्रीलंका है, वहाँ पर कोई राजनैतिक पार्टी है और उस राजनैतिक पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ऐसी कोशिश यह क्यों कर रहा है? क्योंकि जो भारत के हित है, वह इस पार्टी के माध्यम से साधे जा सके। अब ऐसा क्यों? हो सकता है श्रीलंका में जो पार्टी है, यह चली जाए चीन के समर्थन में, क्योंकि चीन भी यही काम करेगा। दुनिया में जितने भी देश हैं, वह सारे यह काम करते हैं। तो चीन क्या करे, श्रीलंका का जो राजनैतिक दल है या राजनैतिक जो व्यवस्था है, उसमें क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट। और इससे किसको फ़ायदा होगा? श्रीलंका के लोगों को। तो यह क्या कर दे, बड़ी धनराशि इन्वेस्ट कर दे और उससे क्या होगा, जो श्रीलंका का राजनैतिक तंत्र है, वह चला जाएगा किसके कंट्रोल में? चीन के कंट्रोल में या कम से कम चीन के प्रभाव में वह चला जाएगा। अब चीन जो कहेगा, श्रीलंका वैसी नीतियाँ बनाएगा। कल को जो श्रीलंका है, यह एक बड़ा पोर्ट दे देगा, किसको? चीन को। और चीन क्या करेगा? वहाँ अपने सैनिक नियुक्त कर देगा या फिर उसको अपना सैन्य अड्डा बना लेगा। अब इससे भारत को समस्या हो सकती है, तो भारत भी यह काम करेगा। अब ऐसे मुद्दों पर जब जाँच होने लगेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, तो यह कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर खुल के आएगा, भारत ने भी ऐसा किया है। तो यह एक बड़ा सामान्य सा उदाहरण था। इसलिए डिबेट था कि कितना कंट्रोल में लाया जाए। इन्हीं सब कारणों से 2011 तक जो लोकपाल व्यवस्था है, वह संस्थागत रूप से नहीं स्टेब्लिश हो पाई। लेकिन 2011 में क्या हुआ? अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो गया। अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और एक बड़ा दबाव बना सरकार पर। अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए। सरकार पर बहुत हैवी प्रेशर आया और अंततः 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त बिल पेश भी किया गया और पारित भी किया गया। तो 2013 में यह पास हुआ। वर्तमान में जो भारत के लोकपाल है, वह कौन है? या फिर भारत का जो पहला लोकपाल है, वह कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। यह भारत के पहले लोकपाल है। नियुक्ति कब हुई? मार्च 2019 में। नाम आपको यह याद रखना होगा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। एक रेफरेंस के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो आपका पिनाक था, वह क्या था? धनुष था और धनुष किसका था यह? भगवान शिव का। यह भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो पिनाक से आप याद रख सकते हैं, भगवान शिव का धनुष है। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले और वर्तमान लोकपाल हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि प्राचीन काल से ही या कम से कम हम यह कहें, क्योंकि प्राचीन काल में हमने व्यवस्था देखी भारत में कैसी थी। जब से ब्रिटिश आए, इन्होंने क्या किया? संस्थाओं का विकास किया और भ्रष्टाचार यहाँ पर भी एक मुद्दा था। तो ब्रिटिश काल से ऐसे कौन-कौन से प्रयास हुए या ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएँ बनी, जिन्होंने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारी परीक्षा के लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एक अधिनियम बना, लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, जो उस समय ब्रिटिश काल में पब्लिक सर्वेंट थे, लोक सेवक थे। अगर इन्होंने कोई अपराध किया है, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो विभागीय जाँच की यह व्यवस्था थी। यानी इनका जो विभाग है, वह इनके खिलाफ जाँच शुरू कर सकता था। यह व्यवस्था बनी थी। तो लोक सेवक अधिनियम 1850 का था। इस व्यवस्था के जो प्रावधान है, वह कहीं न कहीं अभी भी हमको दिखते हैं। मतलब इतने सालों के बाद भी इस व्यवस्था का प्रभाव हमको दिखता है। हालाँकि इसकी जो प्रमुख शर्तें थी, उसको ले लिया गया सेवा नियमों में। अब यह सेवा नियम क्या है? आप जिस भी संस्था में काम करते हैं, उस संस्था में क्या होते हैं? उनके नियम होते हैं, संस्था के अपने नियम और इन्हीं को कहा जाता है सेवा नियम। अर्थात आप किसी संस्था में किस तरीके से काम करेंगे, यह उस संस्था के नियमों में होगा, तो उसी को क्या कहेंगे? सेवा नियम। वर्तमान व्यवस्था क्या है? लोकपाल इनकी जाँच भी कर सकता है, यानी जो यह सेवा नियम है, इनकी जाँच भी कर सकता है। अगर कोई गंभीर मामला उसको मिलता है, यानी किसी ने इन सेवा नियमों का अगर वायलेशन किया है, तो उस केस में यह सीबीआई को भी निर्देश दे सकता है कि मामले की जाँच करे।
फिर है आपकी भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें एक डेडिकेटेड अध्याय है। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय 9। लोक सेवक जो भी अपराध करते हैं, उनसे संबंधित जो भी मामले हैं, उनको यहाँ रखा गया। इसकी धारा 161 से लेकर 171 तक यह बताती है कि अगर लोक सेवक ने कोई अपराध किया है, रिश्वत ली है, धोखाधड़ी की है, तो उनसे संबंधित मामलों को कैसे निपटाया जाएगा। 2024 में यह समाप्त हो गया, यानी 1 जुलाई 2024 को जो आपका आईपीसी है, इसको हटाकर लागू किया गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब इसको भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दिया गया है, या इसके प्रावधानों को भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दिया गया है। जो आपका लोकपाल है, वह इसकी भी जांच कर सकता है। इसकी बीएनएस की, यानी बीएनएस के तहत कोई मामला है, तो उसको भी जांच कर सकता है कौन? लोकपाल। फिर एक अधिनियम है, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1941 का। इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसका प्रभाव यह था कि जब हुआ आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो भ्रष्टाचार है, वह बड़ी तेजी से फैला था। क्योंकि जब भी ऐसे बड़े युद्ध होते हैं, तो धनराशि कितनी रिलीज की जा रही है, उसका बहुत सटीक आइडिया नहीं हो पाता है। और खास करके उस समय में तो भ्रष्टाचार वहाँ खूब हो रहा था, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान इश्यू होगा, गोला-बारूद इश्यू होगा, खाने-पीने का सामान इश्यू होगा, तो भ्रष्टाचार की जो संभावना है, वह भी उतनी ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर जाँच के लिए इसको बनाया गया था। 1946 में इसको सीएसपी एक्ट में मिला लिया गया, और जो सीबीआई है, वह इसी के तहत काम करता है, या फिर सीबीआई को जो शक्ति मिलती है, वह इसी एक्ट से मिलती है। और अब आपका जो लोकपाल है, उसके कंट्रोल में काम करता है कौन? सीबीआई। यानी देखिए, सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था के रूप में है, लेकिन यह निर्देशों के हिसाब से काम करता है। जैसे आपका सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वह भी निर्देश देती है किसको? सीबीआई को। इसी तरीके से जो आपका लोकपाल है, यह भी निर्देश देता है सीबीआई को, और सीबीआई मामलों की जाँच करती है। फिर एक अधिनियम है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। इसी के तहत सीबीआई की स्थापना की गई, और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच करता है। हालांकि अगर राज्य सरकार सहमति दे, तब जो आपका सीबीआई है, यह इनकी भी जांच या इनके कर्मचारियों की भी जांच कर सकता है। अब यहाँ एक प्रावधान है, राज्य सरकार की सहमति, यानी सीबीआई राज्य सरकार के मामलों को तब देखेगी जब राज्य सरकार उसको रिक्वेस्ट करेगी, और राज्य सरकार उसको पावर देगी। यह व्यवस्था अभी भी लागू है। हालांकि जो आपका लोकपाल है, वह सीबीआई पर एक सुपरिटेंडेंट की तरह काम करता है। फिर है आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसने 1947 के एक्ट को रिप्लेस किया, और इसमें भी यह तय किया गया कि जो भ्रष्टाचार है, उसको कंट्रोल किया जाए। लोकपाल इसके माध्यम से भी भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सकता है। कुल मिलाकर आपने इन संस्थाओं के माध्यम से क्या समझा? समझा यह कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ऐसी संस्थाएँ थी, जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का काम करती थी। या हम कहें, ऐसे अधिनियम भी थे, या और सरल भाषा में कहें, तो ऐसे नियम भी थे, जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। या उनके तहत ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार कंट्रोल हो। इन्हीं के तहत पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कंट्रोल में चल रही थी। लेकिन इनमें क्या थी? खामियाँ थी, और मुख्य खामी यह थी कि इनका कोई क्या हो? सुप्रीडेंट, मतलब इन सारी संस्थाओं को देख पाए कोई, ऐसी कोई एक सिंगल बॉडी हो। तो यह सब संस्थाएँ क्या हैं? विंग्स हैं, अर्थात पंख आप कहते हैं जिसको, वह है। इनके माध्यम से, या इन संस्थाओं के माध्यम से जो आपका लोकपाल है, वह भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसको आप ऐसे भी समझिए, अब लोकपाल एक संस्था है। इस संस्था में कुछ लोग हैं, और कुल मिलाकर कितने? 9 लोग हैं। अभी हम आगे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। तो यह 9 लोग पूरे देश में भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल कर पाएँगे? तो यह क्या करते हैं? संस्थाओं के सहयोग से काम करते हैं। जैसे कोई मामला है, किसी ने शिकायत की, मान लेते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी, तो यह मामला कहाँ गया? लोकपाल के पास। अब लोकपाल क्या करेगा? जाँच करवाएगा। हो सकता है वह जाँच सीबीआई से करवाए, लेकिन इससे पहले क्या प्रावधान था? सीबीआई को कौन देगा आदेश, यह कि वह जाकर मुख्यमंत्री की जाँच करे? यहाँ पर क्या थी? समस्या थी, और समस्या के अलावा सबसे ज़्यादा क्या होता था? राजनैतिक दबाव। तो लोकपाल इस तरह इन संस्थाओं के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो अगर हम वर्तमान संरचना को समझना चाहें कि भारत में जो भ्रष्टाचार है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, तो उसमें हम पाते हैं लोकपाल। लोकपाल काम करता है केंद्रीय स्तर पर। 2013 के एक्ट से यह एस्टेब्लिश हुआ। यह किस पर लागू होगा? वर्तमान वाला। प्रधानमंत्री पर, मंत्री पर, सांसद पर, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब सारे ग्रुपों के अधिकारियों पर, या फिर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब पर। इसके साथ यह सीबीआई के माध्यम से
मामलों की जांच करवाता है और सीवीसी को यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को निर्देश देता है। यानी इसके पास क्या है, संस्थाएं हैं, जैसे अभी हमने पीछे बात की, उनके माध्यम से यह भ्रष्टाचार को कंट्रोल करता है। फिर एक आपका है सीवीसी, इसको भी समझ लेते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, उनकी यह निगरानी करता है और यह चेक करता है कि भ्रष्टाचार कहीं ना हो पाए। अब वर्तमान व्यवस्था के तहत यह लोकपाल को भी रिपोर्ट करता है। यानी जो आपका सीवीसी है, यह क्या करेगा? किसी विभाग की जाँच करेगा और विभाग की जाँच करने के बाद यह अपनी रिपोर्ट देगा अब किसको? लोकपाल को, और लोकपाल फिर उस पे क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे। इसी तरीके से है आपका सीबीआई, यह भी मदद करता है किसकी? लोकपाल की। राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो व्यवस्था है किसकी? लोकायुक्त की। और राज्यों की कुछ अपनी व्यवस्थाएँ भी हैं। जैसे राज्य क्या करता है? एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना करता है। अब इसका मतलब यह कि ऐसी कई संस्थाओं की राज्य स्थापना करेगा जिसके माध्यम से वह भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाए। तो राज्य स्तर पर क्या है? लोकायुक्त। और राज्यों की क्या है? अपनी संस्थाएँ हैं। अब यहाँ देखिए, जो केंद्रीय संस्थाएँ हैं, जैसे आपका सीबीआई है, जैसे आपका सीवीसी है, यह भी काम करेंगी किसके साथ मिलकर? लोकायुक्त के साथ, या फिर लोकायुक्त को यह भी मदद देंगी। लेकिन इसके साथ-साथ राज्यों की अपनी क्या व्यवस्था है? वह भी क्या करते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो बनाते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसी संस्थाएँ बनाते हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से भी जो आपका लोकायुक्त है, वह काम करेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है, इसके क्या प्रावधान है? 2013 में ये आया था, तो इसकी क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं? सरकार ने 116वाँ संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। अब देखिए, 116वाँ क्या है यह? संविधान संशोधन विधेयक कब पेश हुआ? 2011 में। यह राज्यसभा द्वारा पास कब हुआ? 17 दिसंबर 2013 को। बाद में इसको लोकसभा ने पास किया, कब? 18 दिसंबर 2013 को। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, पहले इसको राज्यसभा ने पास किया है, बाद में इसको लोकसभा ने पास किया है। राष्ट्रपति ने कब सहमति दी? 1 जनवरी 2014 को। और यह लागू कब से हुआ? 16 जनवरी 2014 से। तो इतने सारे प्रमुख तथ्य हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन बिल कौन-सा था या फिर विधेयक कौन-सा था? कब पेश हुआ था? 2011 में। पास कब हुआ? पहले पास हुआ राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को, लोकसभा में पास हुआ अगले ही दिन 18 दिसंबर 2013 को। राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 1 जनवरी 2014 को। और लागू कब से हुआ? 16 जनवरी 2014 से। यह पूरा क्या हो गया? प्रावधान हो गया। लोकपाल क्या है? यह हमने देख लिया। जो केंद्र सरकार है, वहाँ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? यह भी पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 9। एक अध्यक्ष होगा और 8 क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। यह 9 आपको याद रखना है, पहली चीज़। दूसरा, जो इसका अध्यक्ष होगा, वह कौन होगा? ज़ाहिर-सी बात है, कानूनी मामला है और कानूनी मामला है किसका? केंद्रीय स्तर पर। तो कोई ना कोई जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वही इसको क्या करेगा? लीड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान का या फिर जो पहले का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर कोई प्रतिष्ठित न्यायाधीश, वह इसका अध्यक्ष होगा। अब यहाँ देखिए थोड़ी छूट है। छूट कैसी? वह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है या फिर कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। इसके सदस्य कौन होंगे? यहाँ प्रोविजंस है, कम से कम इसके जो 50% सदस्य हैं, वह न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, यानी वह जज हों। मतलब लोकपाल के 50% सदस्य कम से कम क्या हों? जज हों। और जो बाकी बचे सदस्य हैं, वह क्या हैं? प्रतिष्ठित व्यक्ति। यानी 8 में से 4 सदस्य कम से कम क्या हों? जज हों। और 5वां भी क्या है? जज है। मतलब जो आपका अध्यक्ष है, वह भी क्या है? जज है। तो कम से कम 5 सदस्य कैसे हैं? जज हैं। इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था है। क्यों? इससे सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन श्योर किया जा सके। इसके सदस्यों में से 50% सदस्य वह कहाँ से होने चाहिए? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाएँ होनी चाहिए। यानी जो 4 सदस्य हैं, इनमें ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग और महिलाएँ, इनको रखा जाना चाहिए या इनमें से रखा जाना चाहिए। कार्यकाल क्या है इसका? यह भी पूछता है। 5 साल या फिर 70 वर्ष। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। 65 वर्ष में कौन रिटायर होता है? सीजीआई। और उसके बाद ही यह क्या कर सकता है, या उसके बाद ही इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसकी एज क्या है? 70, उससे 5 साल ज़्यादा। वेतन कितना मिलेगा? अब यह बहुत रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। जो इसका अध्यक्ष होगा, उसको वेतन मिलेगा सीजीआई के बराबर। मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके बराबर इसको वेतन मिलेगा। इसके अलावा जो इसके सदस्य हैं, उनको मिलेगा वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। और जो गैर न्यायिक सदस्य हैं, इनको वेतन कितना मिलेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर।
यानी जो अध्यक्ष है, इसको वेतन मिल रहा है सीजीआई के बराबर। तो यह सदस्य हैं, 4 सदस्य जो होंगे जज, इनको मिलेगा वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर और जो 4 आपके अन्य सदस्य हैं, इनको वेतन मिलेगा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। तो यह क्या हो गया? पूरी व्यवस्था। अब आगे हम समझते हैं कि जो आपका लोकपाल है, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस क्या है पूरा? एक होती है आपकी चयन समिति, मतलब एक क्या होगा? बोर्ड होगा। अब इसमें क्या होंगे? कुछ सदस्य होंगे। यह सदस्य मिलकर जो आपका लोकपाल है, उसके नाम की स्वीकृति देते हैं, यानी उसको चुनते हैं। तो अब इस चयन समिति में कौन-कौन होगा? एक आपके हैं प्रधानमंत्री, वह होंगे इस समिति के अध्यक्ष। लोकसभा का जो स्पीकर है, वह इसका मेंबर होगा। विपक्ष में जो लोकसभा के नेता हैं, यानी विपक्ष का जो नेता है लोकसभा का, वह इसमें शामिल होगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब जो आपका सीजीआई है या फिर सीजीआई ने अगर किसी को नॉमिनेट किया है, तो वह व्यक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा नामित एक जुडिशरी से जुड़ा व्यक्ति या फिर जिसको जुडिशरी का नॉलेज हो। तो यह लोग होंगे चयन समिति में और मिलकर लोकपाल के नाम को तय करेंगे। अब यह किन पर लागू है, यानी इसका क्षेत्राधिकार क्या है? यह भी पूछा जाता है। तो वर्तमान की जो व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, बाकी तो आपको याद रहेगा। लेकिन जहाँ पर दिक्कतें थी, जिसकी वजह से यह बिल पहले नहीं पास हो पा रहे थे, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन कुछ छूट है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मैंने आपको मामला समझाया, सुरक्षा को लेकर, परमाणु ऊर्जा को लेकर, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर। अब यह जो आपका टर्म है, सार्वजनिक व्यवस्था, यह काफ़ी फेक सा टर्म है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन सब में प्रधानमंत्री को छूट मिली है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला बन ही जाता है, उस समय क्या होगा? इनकी जाँच हो सकती है, लेकिन उसके लिए इस समिति के जो 2/3 सदस्य हैं, उनकी सहमति होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री की भी जाँच की जा सकती है, अगर 2/3 सदस्य इसके लोकपाल के वह सहमत हो इस बात पर कि इसकी जाँच की जाए। इसके अलावा जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, जितने भी केंद्रीय अधिकारी हैं, जितनी भी सरकारी फंडिंग वाली संस्थाएँ हैं, एनजीओ हैं, इन सब पर यह लागू होता है। एक स्पेशल चीज़ आपको याद रखनी होगी, वह यह है कि जो आपके सशस्त्र बल हैं, उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। यही इसका अपवाद है। अर्थात जितनी भी केंद्रीय संस्थाएँ हैं, वह इसके कंट्रोल में हैं। जितने भी कार्यपालिका से जुड़े लोग हैं, वह इसके कंट्रोल में हैं या फिर वह इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन पर यह जाँच कर सकता है। जाँच किस पर नहीं करेगा? सशस्त्र बलों पर। यहाँ पर क्या है? अपवाद है। तो यह हो गया इसका क्षेत्राधिकार। अब हम बात करते हैं लोकायुक्त की। लोकायुक्त कौन है? जैसी व्यवस्था है केंद्रीय स्तर पर या संघ के स्तर पर लोकपाल की, वैसी ही व्यवस्था है राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की। बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ जाएँगे। 2013 का जब अधिनियम आया था, तो इसमें यह प्रावधान था कि जो भी आपके राज्य हैं, वह 1 साल के अंदर लोकायुक्त की स्थापना करे। लेकिन यह राज्यों पर डिपेंड था कि वह अपना कानून कैसे बनाएँगे और इसलिए अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग सालों में लोकायुक्त की नियुक्ति की। इनकी संरचनाएँ भी राज्य स्तर पर अलग-अलग हैं, क्योंकि राज्यों को भी यह स्वतंत्रता थी कि वह अपनी व्यवस्थाएँ बना पाएँ। तो जो आपकी लोकायुक्त की व्यवस्था है, वह राष्ट्र स्तर पर एक जैसी नहीं है, यानी सारे राज्यों में एक बराबर नहीं है, एक जैसी संस्था नहीं है। इनके अलग-अलग प्रावधान हैं और वह प्रावधान कैसे हैं, राज्यों ने इसको तय किया है। सामान्यतः इनकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होगा और जैसे व्यवस्था हमने वहाँ देखी थी कि सीजीआई होगा या फिर कोई जज होगा, वैसी व्यवस्था यहाँ पर भी है। अधिकतम इसके 8 सदस्य हैं, आधे न्यायिक व्यवस्था से हैं, यानी केंद्रीय स्तर पर जैसी व्यवस्था है या फिर संघ के स्तर पर जैसी व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था कुछ राज्य के स्तर पर है इन जनरल। कार्यकाल कितना है? राज्यों के अनुसार 5 साल से लेकर 8 साल का इसका कार्यकाल है। कुछ राज्यों में 5, कुछ में 6, कुछ में 7, इस तरह से इसका कार्यकाल है। तो यहाँ पर समानता नहीं है। नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होगी और उसी की सिफारिश पर नियुक्ति होगी। अब यह राज्यों में समिति किस आधार पर बनेगी, इनमें कौन-कौन सदस्य होंगे, यह राज्य तय करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। यह आप ध्यान रखेंगे। अधिकार क्षेत्र क्या है? यह भी जनरली राज्य ही तय करते हैं। लेकिन सामान्यतः हम क्या पाते हैं, कि जो आपका मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री हैं, विधायक है, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्थानीय निकाय है या जिनको भी सरकार फंड कर रही है, वह सब आते हैं कंट्रोल में लोकायुक्त के। तो यह राज्य स्तर पर व्यवस्था है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसमें सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि किस राज्य ने सबसे पहले किया? क्योंकि यह राज्यों की अपनी सहमति पर था कि वह कब बनाएँगे लोकायुक्त। निर्देश यह था कि 1 साल के अंदर बना लिया जाए। और राज्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोकायुक्त की नियुक्ति की। तो यह कैसे की? जैसे महाराष्ट्र, वह पहला राज्य था जिसने 1971 में
लोकायुक्त की संस्था बनाई। तो महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना होगा। यहीं पर सबसे पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। धीरे-धीरे हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में भी लोकायुक्त बनने लगे, लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर लोकायुक्त नहीं है। तो एक आपको याद रखना होगा सबसे पहले किसने किया? यूपी में कब बना? बिहार में कब बना? क्योंकि यहाँ की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और ज़्यादातर जो एस्पिरेंट है, वह यहीं से है, तो यहाँ की परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। एक खास चीज़ आपको और ध्यान रखनी होगी, वह क्या है? महाराष्ट्र पहला राज्य है, जहाँ पर यह संस्था स्थापित हुई। कब? 1971 में। और सबसे पहली बार बिल किसने लाया था? मतलब किस राज्य ने ऐसा बिल लाया था? तो वह था आपका उड़ीसा। उड़ीसा में यह प्रयास किया गया था 1970 में। हालाँकि लागू हुआ 1983 में। इसीलिए महाराष्ट्र क्या है? पहला राज्य। बिहार में लागू हुआ 1973 में और यूपी में लागू हुआ 1975 में। अब कुछ ऐसे राज्य भी हैं, जहाँ पर आपका लोकायुक्त नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और पुडुचेरी। तो एक आपकी क्या है? यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, यहाँ पर नहीं है और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, यहाँ पर भी क्या नहीं है? लोकायुक्त की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में इस व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो इनके लिए अलग व्यवस्था है। इनमें भी सबसे प्रभावशाली कौन है? मतलब जिसको सबसे ज़्यादा शक्ति मिली है, तो वह है आपके केरल और कर्नाटक। इसको आपको क्यों याद रखना है? केरल और कर्नाटक का नाम, यह मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में जो लोकायुक्त की शक्ति है, वह बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ राज्यों में यह काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। अब यह क्यों ज़रूरी है? आपसे मेंस में प्रश्न पूछेगा। प्रश्न यह पूछेगा कि भारत में जो लोकायुक्त की व्यवस्था है, वह भारत के सभी राज्यों को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने में सहायता कर रहा है। इस पर अपनी टिप्पणी करिए। तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि कुछ राज्य हैं, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य, जहाँ पर यह बहुत प्रभावशाली है। कुछ राज्य हैं, जहाँ पर स्थिति कमज़ोर है और स्थिति कमज़ोर होने का कारण यह है कि राज्यों को अपनी स्वतंत्रता है कि वह अपने हिसाब से लोकायुक्त की नियुक्ति करें और उसको जो पावर एलोकेशन है, वह कर पाएँ। तो इस वजह से यह अंतर है। तो इस तरह से लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं और जितने भी प्रमुख विचार हैं, जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, उन सबको हमने समझ लिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में सहयोग होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।